हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चैनल ज्ञान पथ पर। आज हम लेकर आए हैं एक नया विषय जो है फाहियान के बारे में। फाहियान कब भारत आया, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो फाहियान जो था वह चीन का एक यात्री था, एक धर्म प्रचारक था जो बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेषों को संग्रहित करने के लिए भारत आया था। फाहियान का जन्म 337 ईस्वी में चीन में हुआ था और 422 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यह अपने कुछ साथियों के साथ 399 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान करता है और इसके जो मित्र थे उनके नाम थे चिंग ताओ चेंग, हुई मिंग और हुई बेंगी। ये कुछ इसके साथी थे जिनके साथ इसने यात्रा प्रारंभ की थी। तो 399 ईस्वी में इसने चीन से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और यह भारत में 402 ईस्वी में पहुंचा था। यानी कि 3 वर्षों के बाद यह भारत पहुंच गया था। और इसके बाद इसने भारत के साथ ही नेपाल और श्रीलंका की यात्रा भी की थी। तो श्रीलंका में यह 2 वर्ष के लिए रुका था। इसके बाद यह फिर से भारत आ गया था और उसके बाद यह इंडोनेशिया भी गया था। तो यह चंद्रगुप्त के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चीनी भाषा में फा का अर्थ है धर्म और हियान का अर्थ है आचार्य। इस प्रकार फाहियान के नाम से तात्पर्य है धर्माचार्य। और दूसरे इसके विषय के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो इसमें टॉपिक दिया है हमने एक PDF में कन्वर्ट करके इसको आपके लिए प्रस्तुत किया है। तो हमें आशा है कि यह आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा और नेट एग्ज़ाम के लिए या विद्यार्थियों के लिए, नेट परीक्षार्थी के लिए यह सहायता करने में सक्षम होगा। तो फाहियान के बचपन का नाम कुंड था और इसके द्वारा छेड़ा गया भारत भ्रमण वृत्तांत चंद्रगुप्त कालीन भारत की सांस्कृतिक दशा का स्पष्ट निरूपण करता है कि उस समय भारत में कैसी सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक दशा कैसी थी। हालांकि इसने अपने वृत्तांत में किसी राजा का नाम नहीं लिखा है। उस समय के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे, परंतु इसने अपने वृत्तांत में जो भी इसने भारत से जो प्राप्त किया अपने यात्रा वृत्तांत के दौरान, उसमें यह चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख नहीं करता है, राजा के नाम का वर्णन नहीं करता है, परंतु असल में वह राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की भूरी भूरी प्रशंसा करता है, मुखकंठ से प्रशंसा भी करता है, परंतु वह नाम नहीं लिखता है इसमें किसी राजा का। यद्यपि उसने समकालीन शासक का नाम उल्लेख नहीं किया है। फाहियान ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन तथा प्रमुख बौद्ध स्थानों को देखने की इच्छा से भारत की यात्रा प्रारंभ की थी। और इसके द्वारा जो प्रमुख वर्णन जो किया गया है वह मध्य देश ब्राह्मणों का देश था, जहाँ लोग सुखी और संपन्न थे। तो उस समय जो गुप्त वंश का जो शासन था वह लगभग मध्य भारत में ही प्रचलित था। इसमें उज्जैन, पाटलिपुत्र, ये कुछ बहुत कम जो साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, उसमें चंद्रगुप्त काल तक इसकी स्थिति वह नहीं थी, यह बहुत सिमट चुका था। तो इसे मध्य देशी कहा जाता है उस समय के जो क्षेत्र था। और फाहियान उस समय में लिखता है, उस समय के बारे में लिखता है कि यहाँ मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, केवल आर्थिक दंड यानी कि
पैसों का जो दंड था वही प्रचलित था, और बार बार राजद्रोह यदि कोई व्यक्ति करता था तो इस अपराध में उसका केवल दाहिना हाथ काट दिया जाता था। तीसरा है, मध्य देश के लोग ना तो जीवित प्राणी की हत्या करते थे और ना ही मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग करते थे। केवल चांडाल इसके अपवाद थे तथा समाज से बहिष्कृत थे। यानी कि चांडाल लोग जो है वो मांस, मदिरा और लहसुन, प्याज खाते थे, और परंतु उन्हें समाज में शामिल नहीं किया जाता था, उन्हें समाज से बाहर रहना पड़ता था। इस प्रकार चांडालों का वर्णन करने वाला फाहियान प्रथम विदेशी यात्री था। तो ये भी प्रश्न आपके लिए नेट के एग्जाम में आ सकता है, तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो मध्य देश के लोग सूअर और पक्षी नहीं पालते थे, पशुओं का व्यापार भी नहीं करते थे, और बाजारों में बूचड़ खाने तथा मदिरालय नहीं थे। यानी कि मांस की दुकानें और शराब की दुकानें उसमें नहीं थी, इन पर प्रतिबंध था। और छठा है, मध्य देश के लोग क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। तो ये हो गई उसमें की आर्थिक दशा, यानी कि उसमें क्या प्रचलित था। तो वहाँ उस समय की जो मुद्रा थी वो कौड़ी थी। जैसे आज रुपया प्रचलित है, यह मुद्रा है आज की रुपया, उस समय की जो मुद्रा थी उसे कौड़ी कहा जाता था। और मध्य देश में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था, क्योंकि गुप्त जो शासक थे वो स्वयं हिंदू थे और जो सनातन धर्म था उसकी वह प्रतिनिधित्व करते थे। तो उस समय के लोग जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बारे में फाहियान बड़े विस्तार से अपने जो यात्रा वृत्तांत है उसमें इसका वर्णन करता था। तो ये तो हो गया फाहियान के बारे में। फाहियान का वृत्तांत न केवल हमारे भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जितनी महत्ता हमारे लिए थी उसके बारे में हमने बातचीत की। तो फाहियान जो है वह 399 में भारत आया था और 402 में वह भारत पहुंचा था ईसा में, और 412 ईस्वी में वह वापिस चला गया था। तो लगभग 13 वर्ष तक वह भारत में रहा। इस समय के दौरान उसने 6 वर्ष अपने जो है यात्रा में व्यतीत की, और 6 वर्ष में उसने अध्ययन कार्य जो है वो पूर्ण किया। इसमें उसने भारत की भाषा संस्कृति को भी सीखा। वह पाटलिपुत्र गया, वह विभिन्न स्थानों पर गया, और इसके बाद वह श्रीलंका भी गया। तो लगभग आप समझ लीजिए कि 11 वर्ष तक वो भारत में रहा, 2 वर्ष उसने श्रीलंका में काटे थे। इसके पश्चात जो फाहियान अपने देश वापस लौट गया था। और प्रश्न इस प्रकार दिया जाता है कि जो फाहियान था वो किस मार्ग से भारत आया था। तो इसके लिए जो जिस मार्ग से वो भारत आया था उसे आप नोट कर सकते हैं। तो रेशम मार्ग से फाहियान भारत आया था। तो ये हो गया फाहियान के बारे में थोड़ी सी जानकारी। हमें आशा है कि यह आपको पसंद आई होगी। इसे अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करिए। यह कई मायनों में महत्वपूर्ण है, नेट के एग्ज़ाम के विद्यार्थियों के लिए भी, और अन्य इतिहास में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। आपके प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। इसी के साथ धन्यवाद।